मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाई स्कूल के मैथ में हम लोग का टॉपिक चल रहा था रियल नंबर्स। ठीक है, उसके अंतर्गत एक्सरसाइज चल रहा था 1.2। ठीक है, हाई स्कूल के मैथ में हम लोग का टॉपिक था रियल नंबर्स मींस वास्तविक संख्याएं। उसके अंतर्गत हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक देख चुके थे। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के अंतर्गत 4 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। आइए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इस एक्सरसाइज में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ रहे थे, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तो इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एचसीएफ दिया है एचसीएफ 306, 657 इक्वल टू 9। एलसीएम पूछा है, एलसीएम में दोनों संख्याएं लिखा है। ध्यान दीजिए, एलसीएम पूछा है, एचसीएफ दिया है, इसमें क्या क्या दिया है ध्यान दीजिए। एचसीएफ दिया है, एचसीएफ इक्वल टू कितना दिया 9 और दो संख्याओं भी दी गई हैं। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या ध्यान दीजिए, एचसीएफ के अंतर्गत जो ब्रैकेट में लिखा गया है ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या क्या है 657 और एचसीएफ इक्वल टू कितना है 9। एलसीएम पूछा है, फार्मूला पता है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग का फार्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या 306 इंटू 657 इक्वल टू एचसीएफ का मान कितना दिया है 9 इंटू एलसीएम पूछा है। ध्यान दीजिए, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 अपान ए इंटू में है, ए अपान हो जाएगा 9। एलसीएम का वैल्यू पूछा था, इसको डिवाइड करेंगे 3, 4, इसका मल्टीपल कर लेंगे 657 में 34 से। ध्यान दीजिए कितना आ गया 22,338। तो एलसीएम की जो वैल्यू आ गई, एलसीएम कितना दिया है, दोनों संख्याएं इक्वल टू 22,338। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। एचसीएफ की वैल्यू 9 दी गई थी, एलसीएम की वैल्यू पूछा था, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम के अंतर्गत देखिए दोनों संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या दी गई है। तो फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम। वैल्यू सब पता था, एलसीएम की वैल्यू आ गई आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन में दिया है, जांच कीजिए कि क्या
किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन में दिया है, जांच करना है आपको, हम लोग को जांच करना है क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। हम लोग 60 क्वेश्चन में देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है 6 पावर n अंक जो 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं, यही पूछा है। पूछ दिया 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, यही पूछा है। ठीक, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ध्यान दीजिए। 6 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। हम जानते हैं कि 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 का पावर n। तो देखिए 6 पावर n को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जब 6 का गुणनखंड करेंगे 2 इंटू क्या होगा, 3 होगा। गुणनखंड 2 इंटू 3 होगा, गुणनखंड 2 इंटू 3 होगा, अर्थात 2 इंटू 3 का पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। पुनः हम देखेंगे, ठीक, 6 जानिए तो हम जानते हैं कि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इससे अब लिखेंगे, इससे स्पष्ट होता है कि, इससे स्पष्ट होता है कि, ध्यान दीजिए, जब हम इसको लिखेंगे, इससे स्पष्ट होता है कि 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड इससे स्पष्ट होता है कि 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। कहने का मतलब इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती है, 2 और 3 आता है, ठीक है। अतः 5 एक अभाज्य गुणनखंड है। ध्यान दीजिए, इससे स्पष्ट होता है कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। अतः 5 एक अभाज्य गुणनखंड है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, ठीक। यही आपको लिखना, यह संभव नहीं है। इससे लिख, क्योंकि इनके गुणनखंड में केवल 2 ही संख्याएं, अर्थात कितना, 3, मतलब क्योंकि इनके गुणनखंड में केवल 2 ही संख्याएं, 2 और 3 के घात होंगे, अर्थात क्या लिख देंगे, 6 के पावर n में 0 पर समाप्त, मतलब 0 पर समाप्त हो सकता है, नहीं हो सकता है। अर्थात 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, यही आपको लिखना, ठीक। कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 6 पावर n के अंक 0 पर समाप्त हो सकता। इसका गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 3 में होगा, ठीक है, जो कि एक अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं आता है। अतः जो है इसका गुणनखंड जो है
5 एक अभाज्य गुणनखंड है या संभव नहीं है, क्योंकि इनके गुणनखंड में केवल 2 ही संख्याएं 2 और 3 आते हैं, इसलिए 6 पावर n पर अंक पर 0 समाप्त हो सकता है, तो नहीं समाप्त हो सकता। ठीक, इसमें लिखने वाला था सिर्फ थ्योरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। सेवन नंबर क्वेश्चन में दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और अगले ब्रैकेट में दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस 5। पूछ रहा भाज्य संख्याएं हैं कि नहीं। ठीक, पूछ रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया है आपका, ये दिया है, ये दिया है इतना ए और ए दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, तो क्यों हैं। तो चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं, इस पद को लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो ध्यान दीजिए, इसमें उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन क्या है। ठीक, इसमें कॉमन क्या है, इसमें देख रहे हैं दोनों में उभयनिष्ठ 13 है, तो 13 को कॉमन कर लिया गया। 7 इंटू 11 प्लस 1, ये बचा ना, 11 7 जा मतलब मल्टीपल के 77 होगा, 77 में 1 ऐड करेंगे 78 हो जाएगा, 13 इंटू 78। ध्यान दीजिए, इसका मल्टीपल करेंगे, ठीक, कितना आ गया 1014 मतलब 1014। अब आप बताइए 1014 जो है भाज्य है क्या अभाज्य है। सम संख्या दिख रहा है लास्ट में ना, तो देखिए 1014 क्या है, भाज्य है कि नहीं है। 1014 मतलब भाज्य मतलब भागफल होगा कि नहीं होगा, ऐसे कट जाएगा। लेकिन 1014 जो कि एक भाज्य संख्या है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक मतलब 1014 जो है एक क्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसको जो सॉल्व करेंगे इसमें क्या उभयनिष्ठ है, इसमें उभयनिष्ठ 5 है। देखिए 5 उभयनिष्ठ है कि नहीं है, तो इसका मल्टीपल कर लेंगे, ये हमारा बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 3 2 1 प्लस 1। ठीक, ठीक, इतना मल्टीपल कर लिए, इसका मल्टीपल करके 1 ऐड कर लेंगे, इसके बाद 5 से क्या कर लेंगे, उसमें मल्टीपल कर लेंगे। ठीक, तो मल्टीपल कर लेते हैं। वन 1008 में 1 ऐड करेंगे, इसका मल्टीपल कर लेंगे,
1045। ये भाज्य का भाज्य है, ये संख्याएं क्या दिख रही है हमको, भाज्य दिख रही है। लिखेंगे जो कि एक क्या है, जो कि एक क्या है, भाज्य संख्या है। यही आपको दिखाना था कि ये भाज्य संख्या है का भाज्य संख्या है। तो कौन सी संख्याएं दोनों है, दोनों संख्याएं भाज्य है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एट नंबर, एट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉरी 7 नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर, ध्यान दीजिएगा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल के चारों मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया नाम की एक लड़की है, उस वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट दिया है। ध्यान दिए क्या दिया, सोनिया को एक चक्कर, लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय इक्वल टू 18 मिनट। ध्यान दीजिएगा, सोनिया उसी खेल के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ है उसको एक चक्कर कंप्लीट करती है तो उसको 18 मिनट मतलब 18 मिनट का समय लगता है। फिर आगे क्या दिया है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में एक अन्य लोग है जो मैदान का चक्कर लगा रहे हैं और एक अन्य चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ध्यान दीजिए, दिया है रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय इक्वल टू 12 मिनट अर्थात 12 मिनट। ध्यान दीजिए, उसी वृत्ताकार पथ को रवि जो है एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है मतलब 12 मिनट, और उसी चक्कर को सोनिया जब एक चक्कर लगाती है उसको 18 मिनट लगता है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान को, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करने की एक ही दिशा में, ध्यान दीजिए, वो लोग एक ही समय, एक ही स्थान और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। कह रहे हैं कि दोनों लोग जहां से चलना स्टार्ट किए थे वो दोनों लोग उसी स्थान पे पुनः कब मिलेंगे, यही समय पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए आप, ठीक, तो ध्यान दीजिए, दोनों लोग एक ही स्थान, एक ही समय, सब कुछ एक ही है, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों लोग जो है एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि वह एक ही समय पे चलना, वह क्योंकि वह एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जब एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं अर्थात
सर्वप्रथम हम दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। ध्यान दिए, यही एलसीएम जो है दोनों लोग का समय हो जाएगा। तो ठीक है, पहले हम लोग किसका निकाल लेते हैं। सोनिया जो है कितना 18, मतलब 18 के अभाज्य गुणनखंड, तो हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 3 जा 18। ठीक, अब ये हो गया 12 का अभाज्य गुणनखंड। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ध्यान दिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 3 जा 6, 3 जा 18। दोनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया, अर्थात इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे हम। एलसीएम किसका किसका, 18 का और 12 का। एक 2 उभयनिष्ठ है, एक 3 भी उभयनिष्ठ है। 2 इंटू 3 क्या बचा, 2 इंटू 3 36। कितना आ गया, 36। इसका एलसीएम कितना आ गया, 36। अतः 36 मिनट, मतलब 36 मिनट बाद दोनों वे पुनः उसी स्थान पे मिलेंगे। अतः 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर क्या करेंगे, मिलेंगे। पुनः ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिया था एक मैदान है, खेल का मैदान है, चारों तरफ वृत्ताकार पथ है और सोनिया जो है उस एक चक्कर को कंप्लीट करने में 18 मिनट लेती है और उसी चक्कर को कंप्लीट करने में रवि जो है 12 मिनट लेता है। फिर क्वेश्चन में दिया है कि दोनों जो है एक ही समय, एक ही स्थान और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद पुनः उसी स्थान पे मिलेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब सब एक ही है तो उसका एलसीएम निकाला जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक ही समय, एक ही दिशा और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो 12 का और 18 का अभाज्य गुणनखंड करके हम लोग एलसीएम ज्ञात कर लिए, 36 आ गया। अतः 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ आप लोग के साथ मुलाकात होगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 आज कंप्लीट होता है। कल हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बात करते हैं।